हेलो फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके साइंस क्लासेस पर। मेरे भाइयों, आज का जो सेशन रहेगा वो आपके साइंस के क्वेश्चन का रहेगा। और जो सेशन है आपके सीटेट पेपर 2 की साइंस स्पेशल साइंस रहेगी। और जितने भी आपके पेपर साइंस से जो भी क्वेश्चंस आया है वो सारी की सारी मैं थ्योरी भी लेकर आया हूँ आपके सामने। ये लगभग मैं 5 से 6 क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं साइंस के अंदर सारे के सारे कंप्लीट करा के चलूंगा भाई साहब। ठीक है जी। मैं कोई क्वेश्चंस जो हैं मैं वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर नहीं लेकर आया हूँ, और जो क्वेश्चंस रहेंगे ये पूरी थ्योरी के बेस पर रहेंगे। ठीक है जी बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस एक पूछा जाता है आपका स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी से क्वेश्चन आता है। देखिए बच्चों, देखिए मेरे भाइयों, सबसे पहला है सदिश राशि। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है सीटेट पेपर 2 के अंदर भी। देखिए, सदिश राशि क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? सबसे पहले देखिए, ऐसी भौतिक राशि जिसमें क्या होता है मेरे भाइयों, दिशा हो और परिमाण हो, या मतलब दोनों होते हैं, उनको क्या बोला जाता है मेरे भाइयों? सदिश राशि बोला जाता है। मतलब कि दीज आर दोज क्वांटिटीज दोज हैव क्या चीज? डायरेक्शन एंड देन क्या चीज? मैग्नीट्यूड। मतलब ऐसी राशियां जिनके पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, कोई निश्चित दिशा होती है, तो वो होती है मेरे भाइयों वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता होगा वेक्टर को डिनोट करने के लिए वी पर ऐसा सिंबल होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कोई ना कोई डायरेक्शन है। ठीक है जी। सदिश राशि हम कहते हैं, कोई आपने सुना भी होगा कि वेक्टर दिशा है इसकी, मतलब कि सदिश है, सीधी दिशा की ओर जा रहा है। और एक कह देते हैं स्केलर। स्केलर का मतलब होता है अदिश राशि जिसकी कोई दिशा नहीं होती। तो सबसे पहले देखिए सदिश राशि के आप एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए भाई, देखिए आपका होता है फोर्स बल, वेलोसिटी वेग, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, त्वरण इसका मतलब एक्सेलरेशन, संवेग जो होता है मोमेंटम, आवेग मतलब इम्पल्स। ठीक है जी। उसका मतलब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बोलेंगे। भार को क्या बोला जाता है? वेट कहा जाता है। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, और कोणीय आवेग एंगुलर इम्पल्स। इसका मतलब ये सभी किसके एग्जाम्पल है मेरे भाइयों? ये सभी एग्जाम्पल जो हैं आपके वेक्टर क्वांटिटी के हैं। आपसे पूछने लगे कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है या फिर स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, आप वो 4 या 5 चीज आपसे कहे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा आप माइंड में रख लीजिए। और देखिए जाती एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जिसमें पूरा व्यय आए, क्या है? पूरा व्यय क्या आ जाए? लगभग पूरा व्यय। ठीक है जी। पूरा व्यय जो आता है उनको हम क्या बोलते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए व्यय या व्यय आ रहा है, यहाँ व्यय आ रहा है, यहाँ व्यय आ रहा है, और देखिए यहाँ भी व्यय आ रहा है, यहाँ भी व्यय आ रहा है मेरे भाइयों, यहाँ भी व्यय आ रहा है, और यहाँ भी व्यय है। और देखिए मेरे भाइयों, आपका कहाँ हो गया? और देखो यहाँ भी व्यय है और यहाँ पर भी व्यय है। ठीक है जी। और यहाँ पर भी व्यय आ रहा है। इसका मतलब जिसमें पूरा व्यय आता है वो मेरे भाइयों क्या होती है? आपका क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब सदिश राशि। एक अपवाद भी है। कौन सा अपवाद हम कह सकते हैं? कि आपका सर जी व्यय विद्युत धारा में भी आता है। तो उसका मतलब विद्युत धारा जो होती है वो आपकी होती है अदिश राशि, जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। और एक होता है घनत्व जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी। ये भी आपकी क्या है? एक अदिश राशि है जिसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। तो बिल्कुल आपको यहां तक समझ में आया होगा। मैंने ट्रिक लिखी भी हुई है। जिनमें व्यय आए उनको क्या बोलते हैं? सदिश राशि कहा जाता है। एक्सेप्शनल लिखा हुआ है। एक विद्युत धारा होता है, एक क्या होता है? घनत्व। ठीक है जी मेरे भाइयों, बिल्कुल समझ में आया है। तो भाई साहब, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, ठीक है जी, सभी के साथ वीडियो को क्या करते रहें? शेयर करते रहें। चलिए आगे की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा और पढ़िए। देखिए आगे देखिए, आपके लिए मैंने स्पेशल मेरे भाइयों ये जो नोट्स बनाए हैं हैंड रिटन नोट्स हैं, और जो स्पेशल सीटेट के लिए मैंने बनाए हैं भाई। ध्यान रखना, देखो जर्नल साइंस सभी की सेम ही होती है, परंतु थोड़ा सीटेट का जो लेवल होता है जो होता है और एग्जाम से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जो आपके जनरल स्टेट एग्जाम होते हैं। तो ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर सब, चलिए यहाँ पर आपका अब आता है क्या चीज? आपका आता है अदिश राशि। देखो मेरे भाइयों, अदिश राशि है, इसको समझेंगे। अदिश राशि के बारे में समझेंगे। समझिए, अदिश राशि को क्या बोलते हैं? अदिश राशि को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। देखो हम पहले टॉपिक करेंगे, उससे रिगार्डिंग फिर क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं होती। देखो दिशा नहीं भी हो, या हम कह सकते हैं, या फिर दिशा जो होती है क्या होती है? अनिश्चित होती है। ठीक है, अनफिक्स्ड डायरेक्शन होती है।
ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि। मतलब उनका मापना तोलना तो हो सकता है, परंतु उनके साथ साथ क्या होगी, उनकी कोई दिशा नहीं भी होगी, या फिर कैसी होती है, अनिश्चित भी होती है। मतलब कि कैसी भी दिशा हो सकती है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अनफिक्स डायरेक्शन है, फिक्स नहीं है। आपको मैं बताऊंगा, देखिए यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है कौन कौन सा। द्रव्यमान मतलब मास एक अदिश राशि है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना है मास जो होता है कैसी है, एक आपकी कैसी है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। वर्क होता है, वर्क कार्य, देखिए एनर्जी ऊर्जा, आगे देखिए भाई साहब पावर शक्ति, उसके बाद क्षेत्रफल एरिया, घनत्व डेंसिटी, चाल स्पीड जिसको हम बोलेंगे, वेलोसिटी जिसको हम वेग बोलते हैं, आयतन जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं मेरे भाइयों। आगे देखिए जिसको हम बोलते हैं दूरी डिस्टेंस, समय टाइम, टेम्परेचर तापमान, ठीक है जी, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट या फिर दाब, ये सभी जो हैं मेरे भाइयों यहां से यहां तक मैंने आपको लिखी हुई हैं। आप ध्यान रखना, इनको याद कर लेना, बिल्कुल इनसे बाहर कुछ नहीं जाना है भाई साहब। यदि आपका सदिश या अदिश राशि, इसका मतलब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप फटाक से सीधा क्वेश्चन लगा के आएंगे भाई साहब, ध्यान रखना। तो ध्यान रखें बच्चों, इसका क्या होगा मेरे भाइयों, तो ये सभी कैसी होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं इनका मापना तोलना तो हो सकता है, इनका मैग्नीट्यूड तो है, परंतु ध्यान रखना इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना ये सभी होती है। जैसे मैं एक थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए थोड़ा सा इधर समझने की कोशिश करें। यहां मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जैसे मान के चलो आपसे कहने लगता है, एक होता है डिस्टेंस, क्या होता है, एक डिस्टेंस होती है और एक होती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दो चीज होती है, इसका नाम होता है दूरी और इसको हम बोलते हैं विस्थापन। ठीक है मेरे भाइयों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखिए होती तो दोनों ही दूरी हैं, परंतु डिस्टेंस जो होती है एक बहुत ज्यादा लंबी दूरी हम कह सकते हैं, और परंतु जो डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो ध्यान रखना, मैंने कहा कि मोहन 20 किलोमीटर दूर से आया, तो मोहन 20 किलोमीटर दूर से आया, भाई साहब 20 किलोमीटर दूर से आया, तो आपको यह नहीं पता सर जी कौन सी डायरेक्शन से लेकर आ रहा है, तो इसका मतलब होगा डिस्टेंस का मतलब दूरी। और डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है छोटी दूरी, इसका मतलब मेरे हाथ में एक मार्कर है, मैं इसको यहां से उठा करके यहां रख देता हूं, तो उसने क्या किया, डिस्प्लेस किया है, क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। तो इसका मतलब ये यहां से इधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये कोई ना कोई डायरेक्शन लेके जा रहा है, हम कह सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट हम कह सकते हैं। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें भाइयों, तो ऐसे आपके क्या होते हैं, इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो आपकी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट जो होती है ये आपकी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। भाई साहब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। यदि वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो भाई साहब एक काम मेरे कहने से कर दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। आपको पूरा का पूरा कंटेंट जो सीटेट पेपर में आता है, पूरा का पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए भाई साहब आगे की तरफ चलिए, तो आप समझ गए ना यहाँ से। तो इसका मतलब मैंने कहा आपका एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी से क्वेश्चन आता है, तो इसका मतलब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी टॉपिक बिल्कुल खत्म, ठीक है जी, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे देखिए मेरे भाइयों, आगे क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक एसिड बेस और सॉल्ट से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए भाई मैंने आपके लिए यहाँ पर इसके बारे में बनाया है। तो देखिए सबसे पहले देखिए एसिड जिसको हम बोलते हैं अम्ल, देखिए जर्नल सी बात करिए, अम्ल जो होते हैं आपको पता होगा सर जी, एसिड बेस और सॉल्ट, ये तीन चीजें होती हैं। पहले देखिए यहाँ पर मैं एक पीएच स्केल आपके लिए बना रहा हूं, तो देखिए ये पीएच स्केल जो होता है ये यहाँ से चलेगा और 0 से 14 चलेगा, ठीक है जी। तो ध्यान रखें, इसमें गिनतियां चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 और 13 और 14। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 14 का हो गया। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें मेरे भाइयों, जो यहां से और यहां तक जो पीएच वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं एसिड। क्या बोला जाता है मेरे भाइयों, एसिड मतलब अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्ल। और ध्यान रखना जो 7 से लेकर और 14 के बीच में होगा ये होगा आपका बेस, जिसको हम बोलते हैं क्षार। भाई क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। एसिड को क्या बोलेंगे, अम्ल कहेंगे। तो इसका मतलब 0 से 7 एसिड और 7 से 14 क्षार हो गया। इसका मतलब एक 7 वैल्यू जो बचती है इसको हम बोलते हैं सर जी उदासीन, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखें, इसको बोलते हैं न्यूट्रल मेरे भाइयों। क्या बोला जाता है, 7 जो होगा जिसकी 7 पीएच वैल्यू होगी वो न्यूट्रल होगा, ना वो एसिड है और ना ही वो बेस है, ना अम्ल है और ना क्षार है। भाई बिल्कुल समझ में आया भाई। चलिए तो यहां पर बात की गई है एसिड के बारे में। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयंस देते हैं। इसका मतलब यदि आपने एसिड लिया हुआ है और आप एसिड को जल में घोल देते हैं, तो आप एसिड में जब जल को घोल देते हैं तो भाई साहब ध्यान रखना वो क्या देगा, H पॉजिटिव आयंस देगा। क्या देगा भाई साहब, H पॉजिटिव आयंस देगा।
चलिए मेरे भाइयों, समझ में आ रहा है ना बिल्कुल। तो देखिए मेरे दोस्तों, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो आपका क्या होता है, अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, जल में घुलकर H पॉजिटिव आयंस, इसका मतलब एसिड जो होंगे वो जब वाटर में घुलेंगे तो H पॉजिटिव आयंस देंगे। ठीक है जी, क्या देंगे, H पॉजिटिव आयंस देंगे मेरे भाइयों। और आगे देखिए अब इनके क्या क्या गुण होते हैं, जो अम्ल होते हैं इनकी क्या क्या क्वालिटी है, हम ये कह सकते हैं, हम कैसे पहचानेंगे सर जी ये एसिड है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, अम्ल जो होगा, एसिड जो होगा, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। इसका मतलब जो आपके एसिड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। कैसे होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, सौर मतलब खट्टे होते हैं, बिटर नहीं, तो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सौर होते हैं। और दूसरे पॉइंट है, अम्लों का पीएच मान जो होता है 7 से कम, मैंने यहां पर बताया, देखो भाई साहब 7 से कम होगा तो पीएच वैल्यू कितनी होगी, वो क्या होंगे, एसिड होंगे, इसका मतलब अम्ल होंगे। और थर्ड पॉइंट में कहा है भाई कि अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, इसका मतलब जो आपके एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है भाई। और अगला देखिए फोर्थ पॉइंट, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर होता है लाइकेन का बनता है, और लाइकेन जो बनाया जाता है एल्गी और फंगी का बनता है। ठीक है जी, कवक और शैवाल का बनता है। विशेष तौर पर ध्यान रखें, लिटमस पेपर होता है जिस पर एक एनालाइज किया जाता है, ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। केमिकल रिएक्शन जब कराते हैं तो उसमें पता पड़ता है भाई साहब, यदि आपने उस पेपर पर अम्ल डाला है तो उसका कलर कैसा हो गया है, यदि आपने लिटमस पेपर पे आपने बेस डाला है, छाट डाला, तो उसका कलर कैसा हो गया है। तो ध्यान रख लीजिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ है अबार। अबार का मतलब होता है ए से एसिड, बी से ब्लू और आर से रेड। इसका मतलब जो अम्ल होते हैं वो नीले को, लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल। तो इसका मतलब अम्ल नीले को, तो इसका मतलब एसिड है, अम्ल की बात कर रहे हैं। नीला आ रहा है तो नीला हो गया भाई साहब, ब्लू हो गया। और भाई साहब यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्या करते थे, लाल कर देते हैं, तो क्या हो गया, रेड हो गया। तो इसका मतलब एसिड ब्लू से क्या कर देते हैं, रेड, मतलब कि अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। भाई साहब बिल्कुल समझ में आया ना। चलिए आगे तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते, जल्दी से देखिए भाई साहब। ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भाई साहब मान के चलिए आप लिटमस पेपर, उस पर आपका क्या डाला जाता है, बेस डाला जाता है, उसका कलर कैसा हो जाएगा। आपसे पूछने लगेगा भाई साहब ये बता दीजिए, जो आपके अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, एच के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या देंगे, एच पॉजिटिव आयंस देंगे, ओ एच नेगेटिव आयंस देंगे, क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, क्या रहेगा। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई साहब। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, इसका ही पार्ट है, आगे देखिए। आगे देखिए भाई साहब, यहां पर क्या होते हैं, कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। क्या बोला जाता है भाई, ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी एसिड होते हैं। होता क्या है ऑक्सी एसिड जो होंगे, देखिए ऑक्सी एसिड जो होंगे उसमें एक तो हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। जो ऑक्सी हाइड्रोक्साइड होंगे, इसका मतलब जो ऑक्सी एसिड जो होंगे उनमें, ऑक्सी एसिड में होता क्या क्या है, ठीक है, ऑक्सी एसिड में तो देखिए भाई साहब, उसमें एक तो हाइड्रोजन होगा, प्लस में ऑक्सीजन होगा, और प्लस में अदर एलिमेंट्स भी होंगे। क्या होंगे, अदर एलिमेंट्स, मतलब अन्य तत्व भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, ऑक्सी एसिड होते हैं। देखिए इसमें हाइड्रोजन है, बिल्कुल हाइड्रोजन के बारे में कहा। ऑक्सीजन है, बिल्कुल दे रखा है सर जी। और सर जी इसमें क्या अदर एलिमेंट है, तो इसमें तो सल्फर दे रखा है, एस भी दे रखा है, तो इसका मतलब H2SO4 एक ऑक्सी एसिड है। कैसा एसिड है भाई, ऑक्सी एसिड है। आगे देखिए HNO3, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, तो HNO3 H2CO3, ठीक है, HClO4 ATC, ये सभी क्या होते हैं भाई साहब मेरे दोस्तों, ऑक्सी एसिड होते हैं। ठीक है जी बच्चों, तो ध्यान रखिए, आपको समझ में आएगा। ऑक्सी अम्ल या ऑक्सी एसिड तो होते हैं H2SO4, बिल्कुल याद रखें भाई साहब, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएगा। H2CO3 जो होता है ये कैसे ऑक्सी एसिड है, हाइड्रा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, या वीक एसिड है, आपसे पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, तो ध्यान रखना ये सभी। आगे आता है हाइड्रा एसिड, हाइड्रा आ रहा है, देखो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन, हाइड्रा आ जाए तो हाइड्रोजन, ऑक्सी में ऑक्सीजन, हाइड्रा में हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना, जो हाइड्रा अम्ल होंगे, हाइड्रा एसिड जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होगा, परंतु ऑक्सीजन नहीं होती है। इसका मतलब हाइड्रा एसिड के अंदर ऑक्सीजन नहीं पाएगी। तो देखिए भाई साहब, यहाँ पर HCl लिखा हुआ है, तो HCl में हाइड्रोजन दे रखा है, Cl दे रखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन दे रखा है, F दे रखा है, तो भाई साहब ध्यान रखना, यहाँ भी ऑक्सीजन है तो यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, हाइड्रा एसिड जो होंगे वो कैसे होंगे, ये वाले, और ऑक्सी एसिड होंगे ये वाले, जिसमें ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सी एसिड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा वो हाइड्रा एसिड। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आएगा भाई साहब, बिल्कुल। ठीक है जी, शॉर्टकट चीज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ भाई, बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन थ्योरी नहीं है भाई साहब। ये हम बात करें एसिड और बेस और सॉल्ट पर, तो इसका कम से कम 4 दिन का टॉपिक होता है। ठीक है जी, जो मैं आपको लगभग से 25-30 मिनट की वीडियो में देने वाला हूँ। और भाई साहब वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। चलिए आगे देखिए, अब यहीं पर कहते हैं कि कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं। अब स्ट्रांग क्यों होते हैं सर जी, स्ट्रांग ऐसे होते हैं कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, यदि हम उनको खाते हैं, यदि यूज कर लेते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, स्ट्रांग होते हैं। होते क्यों, उनमें ऐसा क्या रीजन होता है,
तो देखिए स्ट्रॉन्ग जो एसिड होंगे वो जल में घुलकर वो H पॉजिटिव आयंस देंगे। इसका मतलब ज्यादा आयंस दे रहे हैं भाई साहब। क्या दे रहे हैं? देखो सभी को पता है कि सर जी जो आपके एसिड होते हैं वो जल के साथ घुलकर H पॉजिटिव आयंस देंगे, परंतु ध्यान रखना जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो जल के साथ मिलकर के ज्यादा H पॉजिटिव आयंस दे रहे हैं। ठीक है जी भाई, तो ध्यान रखना एग्जाम्पल कौन कौन से है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl, H2SO4, ठीक है जी, HNO3 नाइट्रिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड होता है, HI जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोएडिक एसिड बोलते हैं, उसके बाद होता है HClO4, ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं परक्लोरिक एसिड बोलते हैं, HClO3 जिसको हम बोलते हैं क्लोरिक एसिड। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें ये सभी जो थे सारे ये सभी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई साहब। चुनिंदा चीजें हैं ये भाई साहब, खट्टी की हुई चीजें हैं, कहीं मैंने ऐसे नहीं लिए कभी ऐसे लगा लो भाई कहीं से ऐसे उठा लिया है। तो ध्यान रखें भाई, तो ध्यान रखना ये सभी क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एक और चीज समझिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनके बारे में एक आध दो बात मैं बता देता हूँ आपके लिए, सुनिए स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में समझिए क्या कहते हैं। ये आपके लिए ना बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल कौन से, ठीक है जी, हार्मफुल होंगे बॉडी के लिए कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड। और समझिए इसके बारे में दूसरी बात समझिए क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना ये आपके आर्टिफिशियल होते हैं। कैसे होते हैं? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को बोलते हैं भाई साहब कृत्रिम, मतलब कि ये मनुष्य ने बनाए हैं। ठीक है जी, किसने बनाए हैं? मनुष्य ने बनाया मेरे भाइयों। तो ध्यान रखें बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और भैया आर्टिफिशियल होते हैं जिसको मनुष्य ने बनाया। अब देखिए दूसरी बात आती है आपकी किस पर भाई साहब, दूसरी बात आती है भाई साहब आपका किस पर आएगी मेरे दोस्तों, वो आता है वीक एसिड। अब ये वीक एसिड क्या है समझिए, तो देखिए भाई वीक एसिड का मतलब है दुर्बल, इसका मतलब कमजोर एसिड है। अब कमजोर एसिड होगा तो भाई साहब देखो एसिड तो आपके शरीर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि एसिड का काम भी ऐसा होता है जिसकी वजह से आपका भोजन का ऑक्सीडेशन हो सकता है ना, क्योंकि जैसे आपके पेट में होता है HCl, ठीक है, स्टोमक से निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये भोजन के पाचन में हेल्पफुल होता है। तो ध्यान रखना दुर्बल अम्ल जो होंगे तो ये क्या करते हैं जल में घुलकर कम H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। देखो ये तो करते थे ज्यादा, ये कैसे करते हैं? ज्यादा मेरे भाइयों, और जो ये करेंगे ये कैसे करेंगे? कम निकालेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गए मेरे भाइयों, ये आपके कैसे हो गए? वीक एसिड हो गए। एग्जाम्पल देख लीजिए मेरे भाइयों, ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये सभी जो सारे एग्जाम्पल हैं मेरे भाइयों, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे जो एग्जाम्पल हैं मेरे दोस्तों ये आपके वीक एसिड के एग्जाम्पल हैं। समझिए, देखो दिख रहा है आपको, तो देखिए H2C2O4 जिसको हम बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ये वही ऑक्जेलिक एसिड है भाई साहब जो किसमें पाया जाता है? टमाटर में। किसमें पाया जाता है? टमाटर के अंदर, बैंगन के अंदर। और एक बार एक क्वेश्चन कहा गया था भाई साहब कपड़े से धब्बा हटाना है आपको, है ना, साई का धब्बा हटाना है तो आपको क्या करना? ऑक्जेलिक एसिड लेना है, और जिसकी वजह से कपड़े से दाग जो होगा साई का वो क्या हो जाएगा? छूट जाता है मेरे दोस्तों। आगे देखिए H2SO3 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 नहीं है, H2SO3 है जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, परंतु H2SO4 होगा उसको हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। तो ध्यान रखें, तो क्या होगा? H2SO3 जो होगा ये वीक एसिड है। आगे होता है H3PO4 जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। आगे होता है HNO3, HNO2 है, 3 नहीं है, ठीक है, वो क्या होगा? नाइट्रिक एसिड होगा HNO3, परंतु HNO2 है तो ये क्या होगा? नाइट्रस एसिड होगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं भाई साहब, चेंजमेंट है बस 3 का 2 का, ठीक है। पावर का देखिए HF होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड C6H5COOH, ये होता है भाई साहब बेंजोइक एसिड। क्या होता है? बेंजोइक एसिड। आगे आता है एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, ये आपका एसिटिक एसिड जो होता है मेरे भाइयों ये होता है आपका किसमें? एसिटिक एसिड जल्दी से बता दिए, एसिटिक एसिड किसमें होगा? जल्दी से बता दिए, सिरका और अचार में। ये सिरका अचार में होता है एसिटिक एसिड। आपसे पूछ ले बेंजोइक एसिड, ये होता है भाई साहब घास में, हरी पत्तेदार चीजों में, ठीक है जी। और आपके होता है HCOOH जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड वही फॉर्मिक एसिड है जो चींटी के डंक में, ठीक है जी, लाल चींटी जो होती है ना, जो आपका मधुमक्खी डंक जो होता है उसके डंक में होता है, तो फॉर्मिक एसिड होगा, ठीक है जी। तो ध्यान रखें भाई साहब। अगला देखिए आगे, तो आपको समझ में आया वीक एसिड कौन कौन से होते हैं? वीक एसिड के सारे एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं भाई साहब। वीक एसिड वही होंगे जो जल में घुलकर क्या है कम H पॉजिटिव आयंस दे रहे हैं, वो वीक एसिड हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो एसिड जल में घुल करके ज्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए भाई साहब, अब मैंने कुछ ये चीजें आपके सामने लिख रखी हैं। ये किसके बारे में लिखा हुआ है कि ये मैंने आपके अम्ल लिख रखे हैं, एसिड लिख रखे हैं, और कुछ सोर्स लिख रखे हैं दोस्तों, ठीक है जी। यहाँ से बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल देखो जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा, ठीक है जी, उसको पता होगा जी हाँ जी बिल्कुल यही डाटा होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, बस ये होता है, वो वन लाइनर क्वेश्चन नहीं देता आपको। एक क्वेश्चन को क्या करेगा, लगभग 4 से 5 चीज मर्ज करेगा और ये कथन पूछेगा इनमें से कौन सा इसके अकॉर्डिंग सही है। बताने इस बात का। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए, नेचुरल एसिड मेरे भाइयों और सोर्स। ठीक है, तो नेचुरल एसिड कौन से होते हैं और आपके अम्ल जो है एसिड कौन कौन से हैं, समझिए। देखिए भाई साहब, ये होता है एसिटिक एसिड, समझिए CH3COOH, फॉर्मूले के भाई साहब मैंने पीछे नाम लिख रखा है। तो एसिटिक एसिड जो होता है CH3COOH, ये किस में पाया जाएगा, तो भाई साहब ये पाया जाता है सिरका और अचार में। भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन आता है बिल्कुल, तो समझिए। तो भाई साहब याद करने का तरीका ऐसा है कि भाई साहब आपको सिरके से अचार डालना है। भाई अचार डालते हो तो उसमें सिरका डालते हो गलने के लिए, तो आपको क्या लगानी है, ऐसी ट्रिक लगानी है। क्या लगानी है, ऐसी ट्रिक। तो क्या होगा, एसिटिक अम्ल। क्या हो गया, एसिटिक अम्ल, बिल्कुल पक्का। चलिए आगे देखिए, तो क्या लगाना है, अचार बनाना है सिरके के द्वारा, तो ऐसी ट्रिक लगानी है। आगे देखिए, अमीनो अम्ल सभी को पता होगा, ये एक प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। ध्यान रखना, अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड भाई साहब आप जाकर देखिए, पूरा टॉपिक आपका प्रोटीन का टॉपिक है, यूट्यूब पर पूरा पड़ा हुआ है, क्लास में देखिए जाकर के। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन सब छोटी इकाई होते हैं, अमीनो एसिड ये 20 अमीनो एसिड होते हैं। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, तो अमीनो एसिड जो होता है ये प्रोटीन की सब छोटी इकाई है। तो इसका मतलब सोर्स क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है, अम्ल जो होता है उसमें कौन सा होता है, अमीनो एसिड। आगे देखिए, HCl जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सभी को पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है भाई, ये कहां से निकलता है, मनुष्य के पेट से। और पेट से भी किससे निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस कहां बनती है, पेट में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से आपका निकलता है HCl, और HCl ही निकलता है मेरे भाई, HCl भी निकलता है, पेप्सिन भी निकलता है, रेनिन निकलता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पेप्सिन और रेनिन दो होते हैं, ये दो एंजाइम हैं। पेप्सिन का कार्य होता है किसका पाचन करना मेरे भाइयों, ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का काम करता है। परंतु एक रेनिन एंजाइम जो होता है भाई साहब, दूध में घुली हुई प्रोटीन कैसीन का पाचन करने का काम करता है। कान खोलकर सुन लीजिए, चीजें यही पूछने वाले हैं भाई साहब, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन जरूर आता है। पिछले पेपर को उठा के देख लीजिए, उसमें पूछा गया था कि जो HCl होता है वो कहाँ से निकलता है, इसका कार्य क्या होता है। और एक बात दूसरे पॉइंट में दे रखी थी कि भाई साहब की जो आपका अमाशय होता है, ठीक है, उससे क्या निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर कह रखा था कि एंजाइम जो होते हैं भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ पर एंजाइम जो होंगे वो HCl पर निर्भर करेंगे या नहीं करेंगे। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, HCl जो होता है मेरे भाइयों, वो मनुष्य के पेट से निकलता है। तो विशेष तौर में आगे आता है ऑक्जेलिक अम्ल। विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो किसमें होता है, टमाटर में और बैंगन में। और नहीं ये समझ नहीं आए तो ध्यान रखना, मैंने जहां तक मेरा अंदाजा है, जो आपकी बीज वाली चीजें होती है ना, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और कहते हैं जिसमें आपका बीज पाया जाएगा उससे पथरी भी बनती है ना। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, जैसे बैंगन हो गया, ठीक है, आपका टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, इन सभी में जिसमें आपका बीज पाया जाता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल हो गया भाई टमाटर में। देखो लॉजिक देखिए याद करने का, टमाटर की बनाई जाती है जेली। क्या बनाई जाती है, जेली। भाई साहब विद ट्रिक भी हमको बता रहे हैं भाई। ठीक है जी, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप भी करें, अपने दोस्तों से भी कराएं। आगे देखिए, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल होता है भाई साहब, ये भाई साहब लाल चींटी मधुमक्खी, ठीक है जी, लाल चींटी मधुमक्खी। अब देखिए भाई साहब, यदि लाल चींटी परेशान हो जाए, मधुमक्खी परेशान हो जाती है, तो भाई साहब काटने के लिए फार्म में आ जाती है। किस में आ जाती है, या फिर ऐसे लगा लीजिए, ये जो आपकी लाल चींटी होती है, मधुमक्खी होती है, फार्म में मिलती है। फार्म मतलब हम खेती भी कह सकते हैं, जहां पर आपका खेत होता है। ठीक है जी, तो फार्म में मिलती है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, लाल चींटी और मधुमक्खी में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल। एक होता है मैली, और मैलिक अम्ल होता है सेब और कच्चे फलों में। किसमें होता है, मैलिक अम्ल जो होता है वो कच्चे फलों में होगा। आगे आता है टार्ट्रिक। टार्ट्रिक अम्ल जो होगा वो इमली में होता है मेरे भाई, और किसमें होता है, अंगूर में। ये खट्टा भी है, परंतु खट्टा जो हम बात करें, सिट्रिक एसिड होता है, वो होता है आपके खट्टे पदार्थ, जैसे कि किसमें, आपका नींबू, संतरा, किन्नू, मौसमी। ठीक है मेरे दोस्तों। आगे देखिए, आगे आता है लैक्टिक, थकान पैदा करता है भाई साहब। ये एक एसिड है, ऐसा ऐसा एसिड है, थकान पैदा करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, थकान पैदा का काम करने करता है, किसमें, शरीर के अंदर। तो लैक्टिक एसिड होगा तो किस किस में होगा भाई साहब, दूध में होगा, दही में होगा, छाछ में होगा। आपने देखा होगा चाय पी लेते हैं, ठीक है, जिसको मठा बोलते हैं, लस्सी बोलते हैं। लस्सा पीने के बाद आपको क्या आता है भाई साहब, थोड़ा आलस सा आता है ना। तो विशेष तौर पर दूध पीने से भी आता है भाई साहब, दही पीने से भी आता है। तो ध्यान, लैक्टिक एसिड। आगे देखिए, ग्लूमेटिक अम्ल। ग्लूमेटिक अम्ल जो होता है, एसिड जो होता है, वो गेहूं में होता है। ठीक है जी, ध्यान रखें भाई साहब। तो किसमें होगा, ग्लूमेटिक अम्ल जो होगा वो गेहूं में होगा। बेंजोइक, बेंजोइक अम्ल जो होता है वो हरी घास में, पत्तियों में होता है। ठीक है जी, किसमें होता है, हरी घास और पत्तियों में होता है मेरे भाइयों। आगे आता है सिट्रिक, साइट्रिक अम्ल जो होता है, ये होता है नींबू में, संतरा में, किन्नू में, मौसमी में। तो ऐसे लगा लीजिए, जब खट्टी चीजों को खाया जाता है तो बोला जाता है वो सिट कितना खट्टा है, तो सिट से साइट्रिक लगा लीजिए। ठीक है जी,
सिट्रिक हम बोल सकते हैं, साइट्रिक बोल सकते हैं। साइट्रिक एसिड जो होता है ये खट्टे पदार्थों, नींबू, संतरा, किन्नू, मौसमी में होता है। आगे आता है कार्बोनिक अम्ल जो होता है, और ये होता है भाई साहब सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक। विशेष तौर पर ध्यान रखना, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कार्बन से लगा लीजिए कार्बनिक अम्ल। क्या हो गया? कार्बनिक अम्ल। लॉजिक है भाई याद, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं लॉजिक का। विशेष तौर पर ध्यान रखना, जो मैंने लॉजिक बताए हैं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये आपको याद करने के ट्रिक हैं। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना भाई साहब, मैंने आपको लगभग इतने सारे जो आपको क्या कराए हैं, किस किस में कौन कौन सा अम्ल होता है, किस किस में, तो ठीक है, इन चीजों में कौन कौन सा एसिड होगा वो आपके सामने, और एक क्वेश्चन जरूर पक्का मिलेगा, पेपर में जाकर देख लीजिए भाई। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की तरफ चलेंगे दोस्तों। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कहाँ से आएगा? अच्छा, बेस रह रहा भाई। देखिए बेस, क्योंकि आपका एसिड मैंने करवा दिया है, आगे आता है बेस। भाई साहब यहाँ पर पढ़िए, बेस इसका मतलब क्षार। अच्छा, क्षार के बारे में देखिए मेरे दोस्तों, जो क्षार होंगे उसके बारे में देखिए। क्षार के बारे में देखिए, क्षार क्या कहते हैं? क्षार जो होते हैं ये जल में घुलकर OH नेगेटिव आयंस देते हैं। मैंने पिछले में बताया था अम्ल जल के साथ घुलकर H पॉजिटिव आयंस देते हैं, परंतु क्षार जल के साथ घुलकर OH नेगेटिव आयंस देते हैं। क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयंस। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है भाई साहब, इसके बारे में कुछ गुण देख लीजिए, कैसे पहचान करोगे। क्षार होते हैं, बेस होते हैं। तो बेस जो कहेंगे भाई साहब, बेस जो होते हैं स्वाद में कड़वे होंगे। जैसे मान के चलो, आपने नहाना साबुन भी होता है, कपड़े धोने वाला साबुन होता है, सर्फ होता है, ये सभी क्षार हैं। आप उनको टेस्ट करके देख लीजिए भाई साहब, आपकी जीभ को फाड़ देंगे। समझ रहे हो ना? तो विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई। तो ध्यान रखना, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। और भाई साहब क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक व 14 तक होता है। इसका मतलब मैंने पिछली बात में बताया था, जो भाई साहब क्षारों का पीएच मान होता है वो 7 से 14 के बीच में होता है। विशेष तौर पर ध्यान रखें। एक क्वेश्चन बता दीजिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग क्षार कौन सा होता है? इसका मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? आगे देखिए, और देखिए, क्षार जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका मतलब क्षार भी क्या होता है? क्षारों से बिजली गुजर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। क्षार जो होते हैं इसका मतलब वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। आगे देखिए भाई साहब, क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। देखिए वो तो कैसे कर रहे थे, वो नीले को लाल, मतलब एसिड जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो नीले को लाल करते हैं, और भाई जो क्षार होते हैं वो लाल को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तो लॉजिक है, बार्ब क्या बनाया है? बार्ब। बी से हो गया बेस, बेस मतलब क्षार। क्या हो गया मेरे भाइयों? क्षार होता है। और रेड, रेड का मतलब लाल, सभी को पता होगा इन बारे में तो भाई साहब। और ब्लू से क्या हो गया भाई साहब? आपका नीला। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्षार जो लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं भाई साहब? नीला कर देते हैं। विशेष तौर पर ध्यान, क्वेश्चन आता है भाई। आगे देखिए, कुछ एग्जाम्पल हैं। किसके हैं भाई साहब एग्जाम्पल? ये आपके क्षार के कुछ एग्जाम्पल है, और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए समझिए क्या है। सबसे पहला देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल है आपका NaOH, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और भाई साहब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये आपका, इसकी पीएच वैल्यू 13.5 के आसपास होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं भाई साहब आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। आगे आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर आता है आपका कॉपर, और इसका क्या है? आयरन, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये सभी मेरे दोस्तों क्या हैं? आपके क्या होते हैं? बेस होते हैं, क्षार होते हैं। इनकी बात कर रहे हैं। ये स्वाद में कैसे हो सकते हैं भाई साहब? कड़वे हो सकते हैं। ठीक है जी। और क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो सकते हैं। आगे चलिए, वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होते हैं। देखो यहाँ एक बात आई है, उदासीन। उदासीन को बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है जी। न्यूट्रल जो होगा, जिनका पीएच मान जो होगा 7 होगा, प्रॉपर 7। अब जैसे मैं आपके सामने कह दूं पानी, वाटर जो होगा, पीने का जो पानी होता है, इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। इसका मतलब ये न्यूट्रलाइज है, इसका मतलब उदासीन है मेरे भाइयों। समझ में आ रहा है भाई दोस्तों? विशेष तौर पर ध्यान रखना भाई साहब, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। चलिए, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब होता है लवण, और लवण वही है जो आप घर में खाते हो। तो देखिए, अम्ल व क्षार के मिलने से, इसका मतलब आप यदि एसिड ले रहे हो और बेस, एसिड और बेस को मिला दिया जाए तो आपका सॉल्ट बनेगा, नमक बनेगा, लवण बनेगा। देखिए मैंने लिया हुआ एक रिएक्शन HCl प्लस NaOH। इसका मतलब HCl एसिड है और NaOH बेस है। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो सॉल्ट बनता है नमक। क्या बनता है? NaCl। और क्या बनता है? जल बनता है। तो देख लिए लिख रहा है सॉल्ट। बिल्कुल समझ में आया भाई? चलिए आगे की तरफ देखिए, आगे क्या कहा गया है। आगे देखिए भाई साहब, आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। ये कहा गया कि नोट एक लिखा हुआ है, समझिए कि लवण का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। इसका मतलब यदि आपको क्या करना है, यदि आपको, आप नमक लेते हो और नमक को घोल देते हो किसमें? पानी के अंदर। किसके अंदर? पानी के अंदर। तो कहते हैं भाई साहब उससे करंट गुजरेगा नहीं गुजरेगा? बिल्कुल गुजरेगा भाई साहब। क्या गुजरेगा? क्योंकि नमक को तो भाई साहब चाहिए इसके इम्प्योरिटीज, और ऐसी होने की वजह से क्या होता है? करंट भागता है। क्योंकि प्योर वाटर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी
अच्छी गुजर नहीं सकती है, करंट आता है पर ना के बराबर, ठीक है जी, पीने योग्य पानी जो होगा, परंतु इम्प्योरिटीज मिलाने के कारण जो करंट क्या करता है, फ्लो करता है। और पानी के लिए इम्प्योरिटीज होती है नमक, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें भाई साहब। चलिए आपको ये पीडीएफ चाहिए तो भाई साहब आपको 99926198 पर आपको अपना कोर्स के बारे में लिख दीजिए और नोट्स हाई लिख कर आप भेज दीजिए, आपको भाई साहब फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है जी दोस्तों। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अगला है आपका लवण जल में घुलनशील होते हैं। इसका मतलब जो जो आपके सॉल्ट होते हैं, लवण जो होते हैं वो जल में घुलनशील हैं, और लवण ठोस होते हैं, इनका गलनांक क्वथनांक बिंदु क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब जो सॉल्ट या नमक जो होता है या फिर लवण जो होते हैं ये क्या होते हैं भाई साहब, आपका गलनांक जो होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। आगे एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल है मेरे भाइयों, किसके एग्जाम्पल हैं, ये जो आपके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ये आपके किसके हैं, ये आपके सॉल्ट के हैं, NaCl मतलब लवण के हैं, NaCl, KCl, Na2SO4, CaSO4 और NaHCO3, ये सभी क्या होते हैं भाई साहब, आपके लवण होते हैं, ठीक है जी बच्चों। इसका मतलब मैंने आपको किसके बारे में, क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया, और आपको एसिड और बेस के बारे में बताया। इसका मतलब आपका क्वांटिटी से और एसिड बेस सॉल्ट से क्वेश्चन आए तो आप फटाक से लगा दीजिए भाई। चलिए आगे की तरफ देखिए, आगे क्वेश्चन यहां से भी आता है, देखिए आपके लिए ये सारी चुनिंदा चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं भाई। यहां से क्वेश्चन आता है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, 3 फसलें होती हैं। आप कहोगे सर जी हमें तो आता है, बच्चे वाली चीज क्यों करवा रहे हो। भाई साहब ये आपको लगती बच्चे वाली चीज है, जब आपसे क्वेश्चन पूछता है ना तो भाई साहब ऐसा लगता है कि भाई अब तो आती नहीं है, ठीक है जी, और आप बिल्कुल गलत आंसर लगा के आते हो। तो देखिए जो रबी की फसलें होती हैं ये कब से कब बोई जाएंगी, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं। कब से कब तक बोई जाती है भाई, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं, और काटी कब जाती हैं, और रबी की फसलें हैं कटाई जो होगी भाई ये करी जाती है फरवरी से मार्च, ठीक है जी, तो फरवरी से मार्च। आप ऐसे भी सोच सकते हो भाई साहब कि गेहूं वाला फंडा है, गेहूं तो सभी ने देखा है, और गेहूं सर्दियों में बोया जाता है, गर्मियों में काटा जाता है। जब सर्दियां खत्म होती हैं ना तो आपको पता है सर्दियां स्टार्ट कब होती हैं, आपको पता है सर जी नवंबर, अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होती हैं। तो देख लीजिए भाई साहब अक्टूबर नवंबर में हो गया, और आपको पता है सर जी जब काटी जाएंगी तो फरवरी मार्च में, जब हमारे पेपर हो जाते हैं, छुट्टियां होती हैं, तब कहते हैं देहाती तौर पर लाई पड़ती है ना, कटाई होती है ना। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, या फिर ऐसे लगा लीजिए, देखो गेहूं 2 शब्द का है और रे और बी ये भी 2 शब्द का है, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें रे और बी ये 2 आपका शब्द का है, 2 है ना, और ये भी 2 वर्ण का है, गे और हूं, ठीक है जी, तो ध्यान रखें। तो रबी की जो फसलें हैं, गेहूं है भाई, सरसों है, अलसी का बीज, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार पिछले पेपर में आया है कि अलसी का बीज जो है अब ये रबी की है, खरीफ की और जायद की है, क्योंकि इस बारे में किसी को नहीं पता है भाई, ठीक है। तो अलसी का बीज जो है ये रबी की फसलें हैं, विशेष तौर पर ये कहते हैं अलसी का पेड़ या अलसी का बीज जो है ये भी कैसी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं। जो होते हैं गेहूं के साथ बोए जाते हैं, आपने देखा होगा फिलहाल में जो चल रहा है ना मौसम, ये रबी की फसलों का चल रहा है। तो ध्यान रखें, सरसों, ठीक है, गेहूं, अलसी का बीज, जौ, आलू, मसूर, ठीक है, चना, मटर, लहसुन, प्याज, ये सभी मेरे दोस्तों रबी की फसलें हैं, ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, खरीफ की फसलें, जो सर जी बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो आप हमसे, हमें सभी को आता है। देखो ये बच्चे सबसे फंस जाएंगे, अलसी का बीज कब होता है, ठीक है जी, ध्यान रखना भाई, ठीक है। मसूर पे बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि दाल को साथ फिक्स कर देते हैं इसको, क्योंकि मसूर की दाल होती है ना, दाल तो एक साथ ही होती है भाई सभी। चलिए, तो खरीफ की फसलें हैं तो जून से जुलाई में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं, जून से जुलाई में, इसका मतलब कह सकते हैं सर जी गर्मियों में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं, गर्मियों में। चलिए, और ये अक्टूबर में कटाई की जाती है, इनकी कटाई कब की जाती है, अक्टूबर में, क्योंकि अगली फसल बोनी है ना, तो इसका मतलब जून से जुलाई में बोई जाएंगी और अक्टूबर में काट ली जाती है, क्योंकि अक्टूबर के बाद अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलें बोनी है। तो ध्यान रखना कौन कौन सी फसलें होती है मेरे भाइयों, खरीफ की फसलें होती है धान, मक्का, ठीक है जी, और ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, ज्वार, और कुल्थी या जूट या सन या कपास इत्यादि। ये सभी मेरे भाइयों कैसी फसलें होती है दोस्तों, आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों जल्दी से। ये कौन सी फसलें होती हैं, रबी की फसलें होती हैं सर। आपको लगता होगा सर हमें आता है, परंतु आने वाले बच्चों के बारे में पता है मुझे, वो सभी गलत करके आते हैं। तो देखिए, तो ध्यान रखना ये कौन सी होती है, खरीफ की फसलें कौन कौन सी, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, ज्वार और कुल्थी, जूट, सन, कपास, ये सभी, ठीक है जी। अगला देखिए जायद की फसलें, सर जी ये कौन सी फसलें होती हैं, ये तो हमने देखी नहीं। आपको बताओ रबी की, खरीफ की, जायद की फसलें जो होती है भाई साहब, ये मार्च से अप्रैल में बोई जाती हैं। ये बहुत छोटी टाइम के लिए फसलें बोई जाती हैं,
कब बोई जाएंगी? मार्च से अप्रैल। इसका मतलब जब आपके गेहूं काटे जाते हैं तो गेहूं को कटने के बाद ही इसको क्या किया जाता है? बोया जाता है। तो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून में काट ली जाती हैं। कौन कौन सी फसलें होती है सर जी? वो उदाहरण देखिए, तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उर्द, सूरजमुखी इत्यादि। भाई साहब जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे ना, इससे बाहर एग्जाम्पल भी नहीं आएगा, आप एग्जाम्पल को रट के जाना है। तो ध्यान रखना, तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उर्द, सूरजमुखी इत्यादि ये सभी जायद की फसलें होती हैं, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगे देखिए मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन और कहां से पूछा जाता है, इसका मतलब रबी और खरीफ और जायद की फसल करवा दी। आगे देखिए क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आया, पिछले पेपर को उठा के देख लीजिए। आप जब देख रहे हो ना वीडियो, आप पिछला पेपर डाउनलोड करके देख लीजिए आप पेपर है या नहीं है। आप देखिए बिल्कुल आपको मिलेगा, यहां से क्वेश्चन आता है कोल्ड ब्लड एनिमल और एक आता है वार्म ब्लड एनिमल। इसका मतलब गर्म खून वाले प्राणी और ठंडे खून वाले प्राणी। बिल्कुल लास्ट ईयर 2023 में जो आपने देखना जो पेपर हुआ था उसमें आया है। देखिए कोल्ड ब्लड एनिमल कौन से होते हैं? ठंडे खून वाले। इसको हम बोलते हैं हिंदी में असमतापी या ठंडे खून वाले। तो देखिए भाई साहब, ऐसे प्राणी जो पर्यावरण में बदलाव के अनुसार अपने शरीर का तापमान बदलते हैं। मतलब कि जब सर्दी आई तो सर्दी की तरह अपना शरीर ढाल लिया, है ना, और जब गर्मी आई तो गर्मी के अकॉर्डिंग अपना शरीर ढाल लिया। भाई उनके लिए तो कोई आवास नहीं होता यहाँ पर, रहने के लिए उनके लिए कोई जगह नहीं है। अब हम तो हैं भाई साहब, हम तो अपने लिए घर में भी छुप जाते हैं, अपने लिए कपड़े भी सिलवा लेते हैं, सारे प्रोटेक्शन कर लेते हैं ना। तो ध्यान रखना वो कौन से होते हैं? ऐसे प्राणी जो पर्यावरण में बदलाव के अनुसार अपने शरीर का तापमान बदलते हैं। तो भाई साहब कुछ प्राणियों के उदाहरण कैसे कैसे हैं? तो मछली, ये कैसा कोल्ड ब्लड है। भाई साहब आपका होता है मेंढक, आपका शरीर सिर्फ, जिसका मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले जो प्राणी होते हैं, जो इंसेक्ट कीड़े होते हैं जिसमें ब्लड होगा, ध्यान रखना मैं सभी की नहीं कह रहा हूँ। और उसके बाद उभयचर जो होते हैं भाई साहब वो कौन से होते हैं? जो आपके एम्फीबियन होते हैं, जो किस पर रहते हैं? पानी में भी रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं। ठीक है जी, एम्फीबियन हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, कीड़े हो गए, मेंढक हो गए, मछलियां, ये सभी कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लड एनिमल हैं। कैसे एनिमल हैं? कोल्ड ब्लड एनिमल होते हैं भाई साहब, ठंडे खून वाले। ठीक है जी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है मेंढक कैसा है, आप कमेंट करके बता दीजिए। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आपकी छिपकली जो है वो कैसा एनिमल है? कोल्ड ब्लड एनिमल है, वार्म एनिमल है? आप कंफ्यूज होंगे भाई साहब, ध्यान रखना, इनमें से देख लीजिए, जो मिल जाए आंसर लगा देना। चलिए आगे आता है वार्म ब्लड एनिमल। कौन सा होता है? गर्म खून वाले। तो गर्म खून वाले कौन से होते हैं? समतापी, या हम गर्म खून वाले कह सकते हैं। भाई साहब ऐसे प्राणी के शरीर का तापमान स्थिर रहता है, मतलब परमानेंट स्थिर भाई साहब, गर्मियां आए या सर्दियां आए। ठीक है जी, ये अपने पर्यावरण के अनुसार तापमान नहीं बदलते। जैसे समझिए एक चीज में, जैसे आपके सामने मैं लिख रहा हूं मनुष्य, ठीक है जी, मनुष्य मतलब कि ह्यूमन। अब कुत्ते बिल्ली के शरीर का तापमान तो भाई मुझे नहीं पता है, ठीक है, मैं आपसे कह दूं सर जी, ऐसी बड़ाई मार दूं आपसे कि ऐसा होता है, तो आपको मनुष्य का तापमान पता होगा। तो मनुष्य का, आपके शरीर का जो तापमान है वो कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स है ना भाई। जब आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, आप स्वस्थ हो, तो 37 डिग्री सेल्सियस पाएगा भाई साहब, देख लेना। ये हम फ़ारेनहाइट की बात करें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पाएगा भाई साहब। यदि आप मैं केल्विन में कह दूं तो 310 केल्विन पाएगा। तो ये फिक्स वैल्यू है। ये अब सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, इतना टेम्परेचर रहने वाला है भाई साहब, विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो सेल्सियस में 37 डिग्री है, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 है। समझ रहे हो ना भाई? तो विशेष तौर पर ध्यान रखें मेरे दोस्तों। तो यही बात कहेगी, ऐसे प्राणी के शरीर का तापमान स्थिर रहता है, तो फिक्स है भाई साहब, ये अपने पर्यावरण के अनुसार तापमान नहीं बदलते। तो ध्यान रखना कौन सा एग्जांपल है? मनुष्य हो गया जी। मैमल्स, अच्छा ध्यान रखना, बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं, सर जी मैमल्स क्या होते हैं, अभी बताने वाला हूं भाई साहब। देखिए पक्षी, सभी पक्षियों का ताप कैसा होता है? ब्लड वार्म ब्लड होता है। गाय हो गई, भैंस हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बकरी हो गया, ये सभी स्तनपाई जीव। इसका मतलब जो स्तनपाई जीव जो होते हैं भाई साहब वो क्या होते हैं? आपके वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं। अब न्योन आगे गर्म खून इतना होगा कि हम किसी से भिड़ जाए जा करके, ये नहीं होता। ये बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बात कर रहा है भाई साहब। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, स्पेशल आपके लिए नोट्स बना रहे हैं, स्पेशल लिख लिख के आपके लिए हम चीज़ें लेकर आ रहे हैं भाई। एक कार्य कर दीजिए हमारे लिए भी, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथी, अपने दोस्त, अपने परिवार में जो फ़ोन है आपके सभी में, चैनल को सब्सक्राइब करा दें भाई साहब। पूरा का पूरा हम डाटा आपको देने वाले हैं, जब तक पेपर आपका होने वाला है सीटेट का। ठीक है जी, जनवरी में होने वाला पेपर है आपका, पूरा का पूरा कंप्लीट हम डाटा देने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, स्तनपाई जीव। स्तनपाई जीव क्या होते हैं? मेमल्स। और मेमल्स होते कौन है भाई साहब? एक बार क्वेश्चन कहा गया था किसी से कि आर यू मेमल्स, उसने कहा नो, माने कि उसको पता ही नहीं मेमल्स होता क्या है। ठीक है जी, तो मेमल्स वही नहीं होता जो ओनली बच्चे को जन्म देगा। देखिए इस मेमल्स को क्या करेंगे कि मेमल्स वो होते हैं जो बच्चे को जन्म देंगे, अंडा नहीं देते। अब भाई मेल की बात करें, मेल फीमेल में, तो जी मेल तो कोई बच्चा नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं दोस्तों, जो आपके मेमल्स होते हैं जिसके कान बाहर की तरफ होते हैं, कान बाहर की तरफ होते हैं,
बच्चे को जन्म देते हैं, शरीर पर बाल भी हो सकते हैं। अब वो कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गया, घोड़ा हो गया, सभी ये क्या होते हैं, मेमल्स होते हैं भाई। तो ध्यान रखना, मेमल्स जो होंगे सभी सभी में कैसा ब्लड होगा भाई साहब, वार्म ब्लड होगा। ठीक है जी बच्चों, आज के लिए आपकी ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहेगी और सभी बच्चों के पास, जो अपना बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा है, सभी के पास शेयर करिए। ठीक है जी, कल हम आपके लिए फिर ऐसे धुआंधार क्लास एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।